हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हो सभी? उम्मीद है अच्छे होगे। तो देखो, जैसा कि सब बच्चे जानते हैं कि DSSB की जनवरी लगते ही हमारे पास नोटिस आ गया, वैकेंसी आ गई है, साइट ओपन हो गई है, फॉर्म अप्लाई कर लो, सब हो चुका है। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा DSSB TGT मैथ की जो वैकेंसी 2024 की आई है, उसका शॉर्ट नोटिस ना काफी दिन पहले का आ रखा है। हमने भी वीडियो बना दी थी, सबने वीडियो बना दी थी, सबके पास आ गया था। पर ना एक इंतजार रहता है कि ऑफिशियली कब आएगा। वो शॉर्ट नोटिस था, अखबार की कटिंग में था, न्यूज़पेपर में, भाई यकीन नहीं कर पाते जब तक साइट ना खुल जाए, हमें यकीन नहीं होता। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, PGT के साइट क्लोज होने वाले हैं, 2 से 3 दिन में क्लोज हो जाएंगे। 8 फरवरी से आपका TGT का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये सब हमें पता है क्योंकि शॉर्ट नोटिस को डिटेल में पढ़ा था भाई। अभी उसी का ऑफिशियल नोटिस आ गया। इसके अंदर ना एक धमाका हुआ है छोटा सा, वो हम आपको अब बता देंगे वीडियो के अंदर कि क्या। बाकी सब वही है जो पहले वाले सालों में होता आया, डिट्टो वही का वही चल रहा है। बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई फॉर्म अप्लाई करते रहना इस डेट के बाद, और फिर प्रोसेस चालू हो जाएगा पेपर लेने का और रिजल्ट लाने का, फिर ज्वाइनिंग का। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिस ना एक बड़ी सी किक होती है, ये बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। टीचर ने तो प्रिपेयर कराना है, बच्चे ने प्रिपेयर करना है, तो एक वो अच्छे वाली ऑफिशियल किक मिल जाती है कि अब पढ़ लेना, अब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना शुरू कर देना है क्योंकि अब काम नहीं चलेगा। तो ऑफिशियल नोटिस है भाई, एज क्या होगी, सैलरी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या क्या। एलिजिबिलिटी के अंदर एक चेंज हुआ है जो कि पहले नहीं था। ठीक है, और एक्सपीरियंस वगैरह मांगते हैं कि नहीं है, फीस कितनी होगी, सब बता देंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, वैसे तो सबको पता भी होगा, कोई शौक की बात नहीं है, पर एक छोटा सा चेंज हुआ है और वो उन बच्चों के लिए बड़ी बुरी ही खबर है कि जो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनकी भी गलती नहीं है, होना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, देखो, सबसे पहले दिल्ली बोर्ड की है भाई वैकेंसी, पता आपको। ट्रेंड टीचर बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ड्राइंग टीचर अलग से बोला जाता है ड्राइंग टीचर्स को, बाकी सबको TGT में मिला दिया। ठीक है, उसकी वैकेंसी आई है भाई। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 फरवरी, 12 बजे से ओपन हो जाएगी। ठीक है, सुबह 12 बजे से कर देंगे कि शाम को करेंगे। उसके बाद 8 मार्च को टिल 12 PM तक साइट ओपन रहेगी। आप जाएं धमाके से ढोल लेके और अपना फॉर्म भर दें। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपलोड करें, सारी डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, आपका नाम, उम्र, सब अच्छे से भरे, आधार कार्ड नंबर, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, पता चल गया कब खुल रही है, कब बंद हो रही है। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे, हम स्पेशली जो बात करने जा रहे हैं वो मैथ के बारे में है। एक बात और बतानी है आपको, जब भी अगर आप SST का कोई बच्चा है जिसके सामने मेरी वीडियो आ जाती है, तो आप उस टीचर को ज़्यादा सुने जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड बात कर रहा हो। मैं यहाँ बात करूँगी मैथ से रिलेटेड, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है मैं उसी के बारे में बेहतर बता पाऊँगी रदर देन अनदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप अपने जो सब्जेक्ट के टीचर है उनको प्रेफर करें सुनना अबाउट एनी नोटिस, मतलब किसी भी नोटिस के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी पोस्ट जो है भाई, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की है, मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, और म्यूनसिपल काउंसिल की अलग से वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है, और ये कहे कि सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे पहले यही है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की वैकेंसी है। आप देखोगे 540 मेल की है, 568 फीमेल की है, और 11 म्यूनसिपल काउंसिल की दे रखी है। इसके अंदर रिजर्व की, अनरिजर्व की कितनी है, OBC की कितनी है, SC ST की कितनी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कितनी है, सबकी डिवाइडेड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पोस्ट खाली है या हम इसमें भर नहीं सकते। उसकी फिजिकली हैंडीकैप्ड की अलग है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इतना तो, कि भरना है सभी बच्चे, जिन जिन के पास भी है भाई। TGT का क्राइटेरिया मैं बता दूंगी, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए, और कितने % नंबर की ज़रूरत होगी वो भी बता देंगे डिटेल में। तो सारे बच्चे, क्योंकि पता सबको होता है ग्रेजुएशन और BEd करने के बाद कि मैं कहाँ कहाँ एलिजिबल हूँ, तो सब बच्चे अप्लाई करें, कोई भी चांस मिस ना करें। हमने एक वीडियो में और बता दिया था मैंने कि 200 नंबर का पेपर होता है, कैसे कैसे ट्राई करें अटेम्प्ट करने का, किस पोर्शन को ज़्यादा तैयारी करने के लिए टाइम दे, किसको कम दे। सॉरी। उसके बाद जो उसके अंदर जो डिटेल होती है कि कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, वो जान लेते हैं। ये वही है भाई, इसका पोस्ट का कोड ये होता है, ये कभी कभी काम आ जाता है हमारे पास। ये तब निकलनी शुरू हुई थी, देखो वैकेंसियाँ। ठीक है, ये नोटिस निकला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये सब मेरे समझ नहीं आता तो मैं आपको क्या ही समझाऊं। ठीक है, ये वैकेंसीज हैं, ये भी हमने अभी देख ली। पर इसके बाद जो अब आपको फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली
भाई जिस भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो टीजीटी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। कब होना चाहिए? 12वीं तक तो सारे ही हो जाते हैं, ठीक है, सारे नहीं कहें तो अपने अपने स्ट्रीम में अपना अपना सब्जेक्ट होता ही है 12वीं तक, सेकेंडरी तक। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। और देखो मैंने कहा था कि मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा सा बता सकती हूँ। अगर आप बीए मैथ है तो आपने 3 साल मैथ पढ़ा होगा। अगर आप ऑनर से करिए आपने बीए मैथ ऑनर से तो आपके पास पूरे के पूरे मैथ रहे होंगे। अगर आप बीएससी करा है नॉन मेडिकल से तो आपके पास मैथ रहा होगा। कंप्यूटर साइंस से करा है तो आपके पास केमिस्ट्री नहीं रही होगी, मैथ तो फिर भी रहा होगा। तो आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर पूरे 3 साल मैथ होना चाहिए। कहीं कहीं पे 2 साल का है। फिर ग्रेजुएशन में जब कॉम्बिनेशन वगैरह का पढ़ते हैं वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट का होता है, उसकी मुझे समझ नहीं है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप उन्हीं की वीडियो देखो जो आपके सब्जेक्ट के टीचर है, वो आपको बेहतर बता पाएंगे किसी अनदर सब्जेक्ट के टीचर से, ठीक है। तो मैं स्पेशली मैथ के बारे में तो मैंने बता दिया, जिस जिस स्ट्रीम का मैंने नाम लिया सबके पास मैथ होता है, सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बीएससी कर ली, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बीएससी निकल जाता है मुझसे, ग्रेजुएशन कर लिया, बीए हो गया, कंप्यूटर साइंस वाला बीएससी हो गया। उसके बाद आपने बीएड करा है। बीएड में जो आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर आपका एक मेन सब्जेक्ट यही होना चाहिए। पेडागोजी सब्जेक्ट आपने वही पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे 2 सब्जेक्ट का, तो बीएड होना चाहिए। अब एक और शर्त है कि आपका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर अब कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है पर उसके 44% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, भाई हो जाता है किसी किसी के कम आ जाए और रह जाए भी 44% आगे, तो वो क्या अप्लाई नहीं कर सकता? वो कर सकता है, पर एक ही शर्त है कि उसके पास ना देखो कौन है जिसका मिनिमम 45% है और वो आगे भी अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एक शर्त है, एक नहीं 3 शर्तें हैं। देखो दूसरे नंबर की शर्त है वो SC ST हो, उसके लिए 45% मायने नहीं रखता, बाकी सबके लिए करेगा। माने कि जनरल के लिए करेगा, ओबीसी के लिए करेगा। ओबीसी दिल्ली समझते हो ना, ओबीसी दिल्ली क्या होता है। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप, उसको 45% की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी अप्लाई कर सकता है अगर उसके कम है तो। बाकी जनरल वाले मत करना, BCA वाले होते हैं, ओबीसी वाले होते हैं, उन सबको 45% मिनिमम चाहिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने MSc किया हो या MA किया हो मैथ से, तो आपके पास ना आपके BA के या BSc के जो 45% है ना वो नहीं देखे जाएंगे, ये नहीं देखे जाएंगे आपके, चाहे 40% ही क्यों ना आए हो मार्क्स और आपने MSc कर रखा हो, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से, तो आपका 45% का क्राइटेरिया हट जाता है। आप अप्लाई कर देना बेझिझक होके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? अब देखो मैंने कहा था ना एक जो धमाका इस बार हुआ वो यही है कि डिग्री इन एजुकेशन मांग रखा है। पहले डिप्लोमा इन एजुकेशन भी अप्लाई कर सकते थे, सिर्फ जो DLD बोलते हैं ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन, वो बच्चे यहाँ से बाहर हो गए, वो अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने प्रॉपर डिग्री इन एजुकेशन किया है, माने BEd ही किया है, वही बच्चे इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हिंदी आनी चाहिए भाई, और CTET, क्योंकि ये TGT है बच्चों, TGT है तो आपका CTET जो लेवल 2 होता है वो क्लियर होना चाहिए 90 नंबर के साथ। क्योंकि देखो अदर OBC दिल्ली के अंदर जनरल है, बाकी जनरल को 90% चाहिए है। SC ST का चल जाएगा भाई 82% पे, अगर आपका CTET पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वो सबको पता होता है अपनी अपनी कैटेगरी के बेनिफिट क्या क्या है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपका CTET अगर क्वालिफाई है, वो मैं बता देती हूँ। जहाँ एक ही जगह गड़बड़ होती है, बाकी जो अदर स्टेट का OBC है वो दिल्ली में जनरल है, आपका अगर CTET पास है 82 पे और आप OBC हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 90 पे पास वाला CTET एलिजिबल होगा यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ यही ध्यान रखने की बात है, बाकी सबको पता है किसका CTET वैलिड होगा किसका नहीं होगा। ओके हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको। उसके बाद एक्सपीरियंस इन्होंने कुछ नहीं मांगा है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पे स्केल आपको 7th ग्रेड पे होता है, इसका 7th लेवल की मिलेगी, और ये कितनी आपकी 45,000 से, और रिटायर हो गए तब तक 1.5 लाख हो जाएगी, ठीक है। अच्छी खासी सैलरी की चिंता नहीं करनी है। एज का जो रिलैक्सेशन है, देखो ये सबसे बड़ी बात होती है भाई, ये मैंने पहले भी बताया है अब भी बता देती हूँ। मेल को यहाँ पर 32 ईयर है, ठीक है, और ये कौन से मेल है? ये जर्नल के मेल है, ठीक है। अगर फीमेल है, फीमेल की कोई भी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, वो 40 तक भर सकती है और 40 के ऊपर तक भी भर सकती है। SC ST को 5 साल का मिलता है, OBC दिल्ली को मिलता है 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप को मिलता है 10 साल का। अगर आपके पास दो हैं, आगे भी बता दूंगी, फिजिकली हैंडीकैप भी हो SC ST भी हो तो आपको 15 साल का हो जाता है। OBC हो फिजिकली हैंडीकैप हो तो 13 साल का और हो जाता है इससे आगे,
ठीक है। तो मेल के लिए 32 ईयर है भाई, ये सिर्फ जनरल मेल के लिए ही खतरनाक है, बाकी सबके लिए क्राइटेरिया है। मेल और फीमेल में सिर्फ एक ही फर्क है, पेपर अलग आना होता है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक ही चैप्टर के आसपास के भाई बहन क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ एज का फैक्टर है कि वुमेन्स जो है 40 ईयर तक अप्लाई कर सकती हैं, और जो मेल है जनरल है वो 32 ईयर तक, और ये बहुत कम है, क्योंकि कई बार बच्चों को 28-29 में जाके अक्ल आती है कि हमें पेपर देना है, नौकरी करनी है, तब तक क्या होता है, डेट निकल जाती है। ओके ये कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए हैं भाई, जो मान लो कि वहीं पे काम कर रहे हैं 5-5 साल से, दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनका जो एज का अपर वाला क्राइटेरिया वो और इंक्रीज होता है, वो किसी और पैरा में है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, एलिजिबिलिटी बता दी भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपकी एज बता दी 32 होनी चाहिए, फीमेल हो तो 40 होनी चाहिए, और इंडियन, इंडिया का लिख रखा है, तो भाई कोई अगर बाहर से आया, फॉरेनर है यहाँ पर, एनआरआई है, तो वो अप्लाई मत करना दिल्ली में, दिल्ली वाले आपको नहीं लेंगे, वैसे तो कौन ही करेगा। ओके अगला देखो, ये वाली जो बात है ये बहुत ज़रूरी है, आपके जो डेट, क्लोजिंग डेट होती है एप्लीकेशन की, वो 8 मार्च है। 8 मार्च से पहले तक आपका सीटेट वैलिड हो, आपकी एज वैलिड हो, आपकी क्वालिफिकेशन वैलिड हो, अगर तीनों चीज़ें वैलिड है तो आप भर सकते हो। अगर आप मान लो कि अप्रैल में जाके 33 साल का हो जाता है कोई लड़का, तो वो अप्लाई कर सकता है, उसको भी ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिले तो केस कर देना, मतलब कोर्ट केस नहीं चला करते हैं, भाई मेरे को मिलनी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ो। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, 8/3/24 तक आपकी एज, आपका सीटेट वैलिड होना चाहिए। अब तो देखो लाइफ टाइम का हो गया ये सीटेट, पर जिन्होंने 18-19 में दिया था उनका सीटेट की वैलिडिटी थी भी पहले 5 साल थी, फिर 7 साल हो गई थी, तो वो अपना सीटेट का सर्टिफिकेट एक बार चेक कर ले, उसकी वैलिडिटी कितनी बची हुई है, नहीं बची हुई है तो फिर से तैयारी करके एक बार और सीटेट दे ले, फिर DSS भी लेगा। क्लियर है, आप ये वाली ऑनलाइन साइट है भाई, इस पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो, ये हमने बताई दिया अभी कब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी फीस जो है, 1 मिनट रुकना बच्चों, हाँ इसकी फीस है 100 रुपये, मात्र 100 रुपये, और ऑनलाइन ही ये लेंगे, और कोई मोड नहीं है इनका, बहुत कम फीस है। पीजीटी की भी इतनी ही है, टीजीटी की भी इतनी ही है, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा एज का रिलैक्सेशन, तो अगर आपने मेरी एक और वीडियो कोई पिछली देखी हो, और ये देखी हो, तो याद ही हो गया होगा, ओबीसी के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का, हैंडीकैप के लिए 10 साल का, ओबीसी हो हैंडीकैप हो तो 13 साल का, SC/ST हो हैंडीकैप हो तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। वुमेन वाला 40 है, सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की वुमेन्स को मिलता है ये रिलैक्सेशन 40 तक, बाकी टीजीटी की, पीजीटी वाली जो फीमेल होते हैं उनका 36 ही है लास्ट एज, अपर एज। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा याद, इससे ज़्यादा तो नहीं याद करने की ज़रूरत है। चलो ओके ये थी सारी जानकारी किसके बारे में, DSSB का जो ऑफिशियल नोटिस आया है। अदरवाइज शॉर्ट नोटिस देख के भी आप लोगों ने बुक्स अपनी साफ कर ली होगी, उनके ऊपर से मिट्टी उतार दी होगी, सफाई करके पढ़ना शुरू कर दिया होगा। ये थी भाई फाइनल ऑफिशियल किक, जिसने अब तक तैयारी करनी शुरू नहीं करी है वो कर दे, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जिसको मेरे से पढ़ना हो, देखो कहीं से तो पढ़ोगे ही, या तो ट्यूशन्स दो, अगर नहीं दे रहे हो काफ़ी टाइम से, भाई टच में नहीं हो पढ़ाई के बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आपको क्या करना है, या तो किसी से कोचिंग लोगे, या तो क्या कोई सीनियर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लोगे। ऑनलाइन बहुत सस्ता रहता है आजकल, और अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलते हैं। तो आपको अगर मेरे से पढ़ना है तो चैनल, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होएगा, नंबर होएगा, नंबर पे कॉल कर लेना, इंक्वायरी ले लेना। बाकी मैं आपको कहूँगी कि पढ़ो उनसे जिनका आपको समझ आता है। ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी बच्चा मिसगाइड मत होना। आप, हम जब भी पढ़ने जाते हैं, देखो मैंने भी एज ए स्टूडेंट जब पढ़ना शुरू करा, मैंने चैनल ढूंढे, तो जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, जिसके चैनल पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा मत करो, जब भी आप किसी पढ़ने के लिए अपने जूनियर को भी सलाह दो, किसी सीनियर को भी, आसपास फ्रेंड्स को, पढ़ो उनसे जिनका आपको समझ आता हो, चाहे उनके फॉलोवर हो चाहे ना हो। आपको सिर्फ किसी टीचर का कन्वे किया हुआ एलेबोरेट किया हुआ कंटेंट समझ आना चाहिए, वही बेस्ट होता है। आपको समझ आएगा तो आप टीचर बन के आगे समझा पाओगे। अदरवाइज देखो रट्टे मार के तो कभी कुछ नहीं होता। टीचर बन भी गए तो लोग कहेंगे यार ये कैसा टीचर है, बच्चे ही गालियाँ देंगे फिर। तो आपको क्या करना है, पढ़ना भी अच्छे से है, टीचर भी अच्छा बनना है, उसके लिए क्या करना है, तैयारी पे लग जाओ। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।